हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को कहाँ से निकल कर आया, यानी कि हमने इसकी क्या जानी है, हिस्ट्री जानी है। अब कोई भी सब्जेक्ट पहले किसी का पार्ट रहा होगा, यानी कि जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये सबसे पहले किसके पार्ट रहते थे, ये फिलॉसफी के पार्ट रहते थे। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, चाहे ये साइकोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, ये सब के सब किस में पढ़ते थे, हम फिलॉसफी में पढ़ते थे। यानी कि ये किसके पार्ट रहते हैं, साइकोलॉजी किसका पार्ट, कहाँ से निकल कर आया, ये कहाँ से निकल कर आया, फिलॉसफी से, फिलॉसफी से। ठीक है। अब फिलॉसफी के अंदर जब इसको पढ़ा जाता था तो इसको पढ़ने वाले, इसके अध्ययन करने वाले कौन थे, अरस्तु वगैरह थे। यानी कि जो अरस्तु था उसने सबसे पहले इसको कहाँ से निकाल कर लाए, फिलॉसफी का एक पार्ट बताया, यानी कि फिलॉसफी के अंदर से निकला हुआ एक सब्जेक्ट बताया साइकोलॉजी। ठीक है। अब पहले इसका हमारे पास कोई रिटर्न इतिहास नहीं मिलता, तो हम इसको पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं 19वीं शताब्दी से, जब इसके ऊपर कुछ लिखी हुई चीजें मिलने लगी। लेकिन जो अरस्तु था उन्होंने इसको क्या बताया था कि ये एक फिलॉसफी का पार्ट है। यानी कि 16वीं शताब्दी तक हम इसको किसका पार्ट पढ़ते गए थे, फिलॉसफी का, जिसको इंग्लिश में जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दर्शन शास्त्र। यानी कि इसका अध्ययन कहाँ किया जाता था, दर्शन शास्त्र में किया जाता था। फिलॉसफी को क्या कहते हैं हिंदी में, दर्शन शास्त्र। यानी कि आपसे पूछा जाए कि साइकोलॉजी कहाँ से निकल कर आए, तो साइकोलॉजी किसका पार्ट था, दर्शन शास्त्र का पार्ट था। इसके पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी में कन्वर्ट किया। वो कौन थे, वो थे अरस्तु और प्लेटो। यानी कि वो कौन थे, प्लेटो और अरस्तु। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये दर्शन शास्त्र से कब हुआ, यानी कि 16वीं शताब्दी तक तो हम इसको कहाँ तक कैसे पढ़ रहे थे, 16वीं शताब्दी तक तो हम इसको दर्शन शास्त्र का पार्ट पढ़ रहे थे। शताब्दी तक इसको दर्शन शास्त्र का पार्ट माना जाता था, दर्शन शास्त्र का पार्ट माना जाता था। ठीक है। उसके बाद अब इसको मैं इस शब्द को देखें तो साइकोलॉजी कितने, साइकोलॉजी अगर मैं इसकी पार्ट की बात करूं, मतलब इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूं, तो साइकी एक अलग से शब्द है ग्रीक भाषा का, साइकी, और लॉगस क्या है, एक ग्रीक भाषा का अलग शब्द है, अलग वर्ड है। इन दोनों वर्ड्स को मिलाया तो हमारे पास क्या निकल कर आया, साइकोलॉजी। अब साइकी का मतलब क्या होता है, सोल, और लॉगस का मतलब क्या होता है, स्टडी। यानी कि ये किसका अध्ययन करता है, ये किसका अध्ययन करता है, किसकी स्टडी करता है, ये हमारे सोल की, हमारी आत्मा का अध्ययन करता है। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा, और स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। यानी कि पूछा जाए कि साइकोलॉजी के अंदर जब 16वीं शताब्दी तक, यानी कि दर्शन शास्त्र के अंदर इसको कैसे पढ़ा जाता था, दर्शन शास्त्र में क्या बताया गया था कि ये क्या है, एक आत्मा का अध्ययन। इसको क्या बोल दिया गया, आत्मा का अध्ययन। ठीक है। अब आत्मा ना किसी ने देखी, आत्मा का ना हमें प्रकार पता, ना हमें आकार पता, ना हमें उसका रंग पता, तो यहाँ पर आकर काफी सारे डिस्प्यूट होने लगे और इसको आत्मा की अध्ययन की जगह पर हमने इसको, आत्मा वाले अध्ययन को हमने नकार दिया। अब नकारने के बाद फिर इसको क्या माना गया कि ये क्या है, एक मन का अध्ययन। अब मन का अध्ययन देने वाले कौन थे, इटली के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, यानी कि आत्मा को हम छू नहीं सकते, ना हमें उसका आकार पता है, ना हमें उसका प्रकार पता है, ना रंग पता है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम इसको कैसे, हम आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे। यानी कि यहाँ पर इसको क्या किया गया, आत्मा के अध्ययन को नकारा गया। अब नकारने वाले कौन थे, इटली के पैम्पोनोजी, इटली के पैम्पोनोजी। ये एक साइंटिस्ट, ये एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने कहा कि हम आत्मा का अध्ययन नहीं करेंगे। हम आत्मा का अध्ययन कैसे कर सकते हैं, ना हम आत्मा को देख सकते हैं, ना हम आत्मा को छू सकते हैं, ना हमें आकार पता है, तो उसकी स्टडी को कैसे करें। ठीक है। किसी चीज की भी स्टडी करने के लिए हमें उसका आकार, प्रकार, वो हमें मूर्त रूप में, यानी कि वो हमें कॉन्क्रीट स्टेज में दिखनी चाहिए, वो दिखती नहीं है। तो इटली के पैम्पोनोजी आए और उन्होंने क्या कहा कि हम आत्मा का अध्ययन नहीं करेंगे,
हम क्या करेंगे, मन का अध्ययन करेंगे। उन्होंने आत्मा के अध्ययन की जगह पर क्या बोल दिया, मन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब मन का अध्ययन करेंगे तो मन को कैसे पढ़ लेंगे, मन का भी तो हमें आकार नहीं पता, मन का भी हमें प्रकार नहीं पता। ठीक है, अब मन का अध्ययन कैसे करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम समस्या आकर खड़ी हो गई कि जैसे हमें आत्मा का आकार प्रकार नहीं पता, ऐसे ही हमें मन का आकार प्रकार भी नहीं पता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मन की बात करें तो यानी कि माइंड को पढ़ना था। अब माइंड को कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी टाइम बिटवीन में यानी कि जो इटली के पेम्पोनोजी थे उसकी बातों को भी क्या कर दिया गया, नकारा गया। और फिर क्या था, फिर इसके बाद आया चेतना का अध्ययन। ठीक है, यानी कि तीसरी बार, वो पहला आत्मा का अध्ययन था, दूसरा क्या बोला गया, मन का अध्ययन, और फिर तीसरी बार कौन निकल कर आए, तीसरी बार कुछ फिर मनोवैज्ञानिक निकल कर आए, जिसके अंदर क्या थे, विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे, और कौन थे, विलियम वुंट, विलियम जेम्स और जेम्स सिली। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आत्मा को नहीं देख सकते, छू सकते, उसका आकार प्रकार नहीं पता, ऐसे मन का भी नहीं पता, तो हम आत्मा का अध्ययन नहीं करेंगे, हम मन का अध्ययन नहीं करेंगे, हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। अब की बार इन्होंने कहा चेतना का अध्ययन करेंगे। तीसरी बार इन्होंने क्या कहा कि हम चेतना का अध्ययन करेंगे, चेतना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ठीक है, चेतना का अध्ययन करेंगे। अब चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस का। लेकिन इसके साथ ही दिक्कत क्या आई कि जो हमारा मन है, वो जो हमारी चेतना है, उसके अंदर क्या सिर्फ कॉन्शियसनेस होती है, अनकॉन्शियसनेस भी होती है और सेमी कॉन्शियसनेस भी होती है। यानी कि अकेला कॉन्शियस को कैसे पढ़ सकते हैं हम, चेतन मन को कैसे पढ़ सकते हैं। मन है वो अकेला हमारा चेतन पार्ट नहीं होता, मन के पास क्या होता है, अचेतन पार्ट भी होता है। मन के पास क्या रहता है, अचेतन पार्ट भी रहता है, जो बाद में इसको कौन डिस्क्राइब करते हैं, सिगमंड फ्राइड करते हैं। और क्या रहता है, अर्धचेतन भी। यानी कि सिर्फ चेतन पार्ट को पढ़कर हम मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को कंप्लीट तरीके से उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये विलियम वुंट, विलियम जेम्स सिली, ये तो क्या कर रहे थे कि जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, वो आत्मा और मन का अध्ययन न होकर वो किसका अध्ययन है, चेतना का अध्ययन। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि कुछ लोगों ने तो इस बात को मान लिया कि चेतना का अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ लोग इसके फिर से अगेंस्ट में जाकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या कहा कि चेतन मन के बिना हमारे पास अर्धचेतन और अचेतन मन भी होते हैं, यानी कि इसका अध्ययन कैसे करेंगे। और ऐसा करने वाले कौन थे, बिहेवियरिज्म, यानी कि जिसको व्यवहारवादी बोला जाता है। ऐसा कहने वाले कौन थे, यानी कि इसको नकारने वाले कौन थे। इसको नकारने वालों ने क्या कहा कि आत्मा मन चेतना का अध्ययन न करके हम किसका करेंगे, हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब व्यवहार के अंदर व्यवहार कैसा हो सकता है आदमी का, व्यवहार तो बाहरी भी हो सकता है और व्यवहार अंदर का भी हो सकता है। लेकिन बाद में जाकर मान्यताएं किसको दी गई, इस व्यवहार वाले अध्ययन को मान्यताएं दे दी गई। यानी कि सबसे पहले आत्मा को छोड़ा, फिर मन को छोड़ा, फिर चेतना को नकारा, और लास्ट में एक्सेप्ट किसको किया गया, व्यवहार का अध्ययन किया गया। और व्यवहार का अध्ययन यानी कि इसको अच्छा बताने वाले या इस फील्ड में काम करने वाले कौन थे, वाटसन। यानी कि वाटसन को क्या बोला जाता है, बिहेवियरिज्म। यानी कि एक संप्रदाय बन गया, एक स्कूल बन गया और एक सिद्धांत बन गया, और इस सिद्धांत को नाम क्या दिया गया, बिहेवियरिज्म। ठीक है, और फादर ऑफ बिहेवियर भी किसको कहा जाता है, जे.बी. वाटसन, जिन्होंने इसको क्या किया था, फेमस किया था। मैं फिर से बता देती हूँ, सबसे पहले मनोविज्ञान, सबसे पहले मनोविज्ञान को किसके फॉर्म में बोला गया, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। ठीक है, फिर इसको क्या बोला गया, आत्मा के बाद मन का अध्ययन, फिर इसके बाद क्या बोला गया, चेतना का अध्ययन,
और फिर फेमस कहाँ हुआ ये? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। ये आत्मा का अध्ययन बोलने वाले कौन थे? ये कौन थे? अरस्तु। ठीक है, आत्मा का अध्ययन बोलने वाले कौन थे? अरस्तु थे, जिन्होंने इसको किससे अलग किया था? इसको साइकोलॉजी को किससे अलग किया था? फिलोसफी से अलग किया था, यानी कि दर्शन शास्त्र से इसको अलग किया था। वो कौन थे? अरस्तु और प्लेटो। पूछ लिया जाता है ये, इनके मनोवैज्ञानिकों के नाम याद रख लेना। इसको क्या बोला गया? आत्मा का अध्ययन। बोलने वाले कौन थे? अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, फिर मन का अध्ययन के लिए किसने बोला? इटली के थे पेम्पोनोजी, पेम्पोनोजी। ठीक है, फिर उसके बाद चेतना का अध्ययन बोलने वाले कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंड, और कौन थे? वाइव्स, और कौन थे? शैली। इन्होंने क्या बोला कि ये आत्मा और मन का अध्ययन न करके हम किसका अध्ययन करेंगे? चेतना का। लेकिन चेतना का अध्ययन ना करने के लिए कुछ बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, जिन्होंने क्या कहा कि हम किसका अध्ययन करेंगे? व्यवहार का अध्ययन करेंगे, और वो क्या कहलाए? व्यवहारवादी। जिसमें से सबसे ज्यादा काम किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। सबसे ज्यादा किसने काम किया था? जेबी वॉटसन ने। यानी कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो पहले आत्मा को पढ़ा गया, फिर मन को पढ़ा गया, और फिर किसको पढ़ा गया? चेतना को, और लास्ट में स्वीकार किसको किया गया था? व्यवहार को, व्यवहारवाद को स्वीकार किया गया था। इवन मैकडूगल ने तो क्या कहा था कि चेतना शब्द इतना ज्यादा बुरा है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा था कि चेतना शब्द को यहाँ पर यूज करके बहुत ही गलत काम किया है। और उनकी बुक का नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। उनकी बुक का नाम क्या था? एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन मैकडूगल, यानी कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे? मैकडूगल। पूछ लिया जाता है, मैकडूगल। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था? आउटलाइन साइकोलॉजी। इस बुक में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया, बुरा शब्द बताया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया? तो किसने बताया? मैकडूगल ने। और उनकी बुक का नाम भी पूछा हुआ है, किसकी बुक थी ये? उन बुक का नाम क्या था? आउटलाइन साइकोलॉजी। आत्मा का अध्ययन कब तक कर रहे थे हम? 16वीं शताब्दी से पहले कर रहे थे। और फिर 16वीं शताब्दी से पहले इसको, मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? दर्शन शास्त्र का पार्ट माना जाता था। दर्शन शास्त्र का पार्ट माना जाता था। 16वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे थे? ये क्या है? दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान एक अलग पार्ट है, और मनोविज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम? आत्मा का अध्ययन पढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी तक फिर क्या कहने लगे? इसको मन का अध्ययन कहने लगे। और 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे थे? 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे थे? चेतना का विज्ञान। यानी कि 19वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे थे? चेतना का अध्ययन। और 20वीं शताब्दी में इसको क्या कहने लगे थे? व्यवहारवाद का अध्ययन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो व्यवहारवाद है, फाइनली तो इसी को एक्सेप्ट किया गया था, यानी कि इसके फादर, यानी कि हम पूछें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि इसी को हिंदी में कहें व्यवहारवाद के जनक। तो व्यवहारवाद के जनक किसको माना जाता है? जेबी वॉटसन। हालांकि व्यवहारवादी और भी थे, पावला हो गए, स्किनर हो गए, जो भी पशुओं के ऊपर अध्ययन करते थे। पहले अपना अध्ययन किस पर करते थे? पशुओं। जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जितने भी प्रयोग किए गए, वो सारे प्रयोग किस पर किए गए थे? पशुओं पर किए गए थे। बाद में उनका अपनाया गया था, उसी का मतलब उसको किसकी फॉर्म में देखा गया था? एक मानव की फॉर्म में उन एक्सपेरिमेंट्स का यूज किया गया था। यानी कि स्टार्टिंग किससे करते थे? वो पशुओं पर करते थे। और ये कौन थे? बिहेवियरिज्म, यानी कि व्यवहारवाद। और इसके अंदर सबसे ज्यादा किसके अध्ययन को मान्यता दी गई थी? जेबी वॉटसन को। इसीलिए बार बार क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद के जनक कौन थे?
जेबी वॉटसन। जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमने आत्मा का अध्ययन किया 16वीं शताब्दी में, फिर मन का अध्ययन किया। 16वीं शताब्दी से पहले क्या होता था, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का यानी कि फिलोसफी का पार्ट होता था। ये किसका पार्ट होता था, फिलोसफी का पार्ट होता था, फिलोसफी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, दर्शन शास्त्र। कब तक रहता था, शास्त्र 16वीं शताब्दी तक। ठीक है, उसके बाद आत्मा का अध्ययन किया, फिर मन का किया, फिर चेतना का किया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, फिर अब इसकी बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन। यानी कि मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन अपनाया लास्ट में किसको था, जिसके अंदर व्यवहारवाद लिखा हुआ था। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द साइंटिफिक स्टडी। इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया, साइंटिफिक स्टडी। स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड प्रोसेस। ठीक है, इसको हिंदी में लिखूं तो ये क्या कहेंगे, मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का, व्यवहार का और मानसिक प्रक्रियाओं का, मानसिक प्रक्रियाओं का। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ साइंटिफिक, यहां पर लिखा वैज्ञानिक। विज्ञान के अंदर, साइंस के अंदर हम क्या करते हैं, पहले क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद यानी कि किसी लैब के अंदर क्या किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। जितने एक्सपेरिमेंट हुए उनके रिजल्ट निकाले जाएंगे। रिजल्ट निकालने के बाद उनको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वेरीफाई करने के बाद अगर रिजल्ट जो चाहते हैं हम वो नहीं निकलेंगे, यानी कि निष्कर्ष नहीं निकलेगा जैसा चाहिए, तो फिर से क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, यानी कि उसको रिप्ले किया जाता है। फिर से एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके रिजल्ट निकालेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकालेंगे। अगर वो फाइनल हो गया, मतलब जो चाहते हैं हमें वो मिल गया, तो उसी को अपना लिया जाता है। यानी कि जैसा हम साइंस में, जैसे कि हम विज्ञान में पहले क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी क्या किए गए, साइंटिफिक स्टडी की गई। यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए। पहले क्या होती थी, लैब नहीं होती थी। ठीक है, पहले लैब नहीं होती थी तो ओपनली कहीं पर भी कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लिया गया। मोस्टली एक्सपेरिमेंट पशुओं के ऊपर किए गए, बाद में उसको किस में कन्वर्ट किया गया, मानव के अंदर, यानी कि मतलब मानव के अंदर कन्वर्ट किया गया। यानी कि प्राणी के अंदर तो मानव, जीव जंतु सब आ जाते हैं। मोस्टली एक्सपेरिमेंट व्यवहारवाद में किस पे किए गए थे, पशुओं पर किए गए थे। और इस व्यवहारवाद को फेमस किसने किया था, जेबी वॉटसन ने किया था, और इसीलिए उसको व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब इस साइकोलॉजी के अंदर साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग पता चल गया, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर किसके एक्सपेरिमेंट किए गए, बिहेवियर के, बिहेवियर के यानी कि व्यवहारवाद के। अब व्यवहारवाद को देखने के लिए, जैसे हम आत्मा को नहीं देख सकते थे, मन को नहीं देख सकते थे, चेतना के लिए तो समस्या क्या आई थी कि अर्धचेतन और अचेतन को तो डिस्क्राइब ही नहीं किया गया था, सिर्फ चेतन मन को माना गया था। अब व्यवहारवाद के अंदर जो व्यवहार होता है, आदमी का जो व्यवहार होता है, वो दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो वो जो हमें बाहर से उसकी शक्ल सूरत, उसका व्यक्तित्व देखने से पता चलता है। एक हम उसके मन का अध्ययन करते हैं, उसके माइंड में क्या चल रहा है, यानी कि वो भी हम किससे करते हैं, साइंटिफिक स्टडी से। यानी कि एक तो क्या हो सकता है, बाहरी अध्ययन हो सकता है, और एक क्या करते हैं हम उसके थॉट्स का, उसके चिंतन का, यानी कि हम क्या करते हैं, उसके थॉट्स का या फिर उसके चिंतन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर तीसरा वर्ड निकल कर आता है मानसिक। अब मानसिक के अंदर क्या हो सकती है, मानसिक, या फिर यहाँ पर लिखा होगा
माइंड प्रोसेस। अब माइंड प्रोसेस में क्या देखते हैं कि एक बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रखी गई है, उस प्रॉब्लम को वो सोल्व कैसे करता है, यानी कि उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, सॉल्विंग होना चाहिए उसका माइंड, या फिर हम ये कहेंगे कि उसके अंदर थॉट्स, चिंतन, ये सब चेक करके हम उस बच्चे का क्या चेक करेंगे, माइंड प्रोसेस चेक करेंगे, उसके थॉट्स कैसे हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या नहीं है, या उसका लर्निंग यानी कि उसका अधिगम कैसा है। अब अधिगम वाले चैप्टर में ही तो हम ये जो व्यवहारवाद वाले हैं, जो थॉर्नडाइक है, पावलव है, स्किनर है, उसको वहां पर उसका बच्चे का क्या चेक करते हैं, उसका लर्निंग प्रोसेस कैसा है, उसका अधिगम प्रोसेस कैसा है। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन क्या है, इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड माइंड प्रोसेस, जिसके अंदर हिंदी में बताएंगे तो मनोविज्ञान क्या है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किए गए, किसके एक्सपेरिमेंट, किस पर किए गए हैं, व्यवहार पर किए गए हैं और उसके मानसिक प्रक्रियाओं पर किए गए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब इनको क्या बोला जाता है, इसके अंदर मनोविज्ञान के अंदर कुछ वेव्स आई या उसको बोला जाता है फोर्स, यानी कि मैं बोलूं कि फर्स्ट वेव या कहीं पर पूछा जाता है फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का फर्स्ट फोर्स क्या था या फर्स्ट वेव किसको माना गया था, व्यवहारवाद को। ठीक है, अब व्यवहारवाद को मान लिया गया और उसके बाद इसके जो थे जनक थे वो कौन थे, जेबी वॉटसन। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा कि अकेले व्यवहारवाद से काम नहीं चलता, हमें उसके मन का विश्लेषण करना पड़ेगा, और मन का विश्लेषण करने के लिए यानी कि साइको एनालिटिकल थ्योरी देने के लिए एक और मनोवैज्ञानिक आए और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिन्होंने उसको क्या बोला जाता है, सेकंड वेव या सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि ये तो कौन थे व्यवहारवाद वाले, ये तो कहाँ के थे, अमेरिका के थे, जिन्होंने क्या दी थी, फर्स्ट वेव और फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। दूसरे कहाँ के थे, यूरोपियन थे, यूरोपियन। ये कौन थे, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जिन्होंने दिया था, यानी कि मनोविश्लेषणवादी, या इसी को क्या बोला जाता है, साइको एनालिटिकल थ्योरी देने वाले। ये कौन थे, साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी, या इसी को क्या बोला जाता है, सेकंड वेव और सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ये देने वाले कौन थे, मनोविश्लेषणवादी, यानी कि ये फर्स्ट क्या थे, व्यवहारवादी, सेकंड कौन होंगे, मनोविश्लेषणवादी। ये कौन थे, सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने किसकी बात की थी, जिन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन की बात की थी, और दूसरा उन्होंने वो इद ईगो और सुपर ईगो वाली बात की थी, यानी कि आदमी के व्यक्तित्व को बताने के लिए उन्होंने, उनके मन को बताने के लिए चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात की थी, और व्यक्तित्व को बताने के लिए उन्होंने इद ईगो और सुपर ईगो की बात की थी। तीसरा जो साइन वेव है, जो थर्ड है, इसको बोला जाता है सेकंड वेव और सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन है थर्ड कौन थे, जिन्होंने किसकी बात की थी, ह्यूमैनिटी की बात की थी, मानवतावाद की बात की थी, और वो कौन थे, अब्राहम मैस्लो। यानी कि थर्ड वेव या थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, ये कौन थे, अब्राहम मैस्लो। इन्होंने किसकी बात की थी, मानवतावाद की बात की थी। मानवतावाद को क्या बोला जाता है, ह्यूमैनिटिज्म। देने वाले कौन थे, अब्राहम मैस्लो।
बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा गया है कि फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया था? व्यवहारवादियों ने, जिसमें से कौन थे? जेबी वॉटसन। फिर सेकंड वेव थ्योरी किसने दी थी? मनोविश्लेषणवादियों ने, जिसमें सबसे ऊपर किसका नाम आता है? सिगमंड फ्राइड का आता है। फिर थर्ड वेव और थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसने दी थी? मानवतावाद के बारे में बताया गया था, ह्यूमैनिटिज्म के बारे में बताया गया था, और बताने वाले कौन थे? अब्राहम मैस्लो। ठीक है, इसके बाद और भी आए हैं, लेकिन उनकी थ्योरी को थर्ड फोर्स या थर्ड वेव नहीं बोला गया। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, सिर्फ इन्हीं को नाम दिया गया। उसके बाद कौन आए थे? निर्मितवाद का सिद्धांत देने वाले। इनके बाद कौन आए थे? निर्मितवादी। ठीक है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। इनको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। या क्या बोला जाता है इनको? निर्माणवादी। या इनको क्या बोला जाता है? निर्माणवादी। या फिर इन्हीं को क्या बोला जाता है? रचनावादी। ये किस बात पर विश्वास करते थे? कि जो एक बच्चा है वो किसी चीज का निर्माण करेगा, किसी चीज का अध्ययन करेगा, वो करके सीखेगा। ठीक है, वो किसको, इन्होंने किस पर जोर दिया? जो इनके बाद आए थे उन्होंने जोर दिया, निर्मितवादियों ने, निर्माणवादियों ने या रचनावादियों ने, कि एक जो बच्चा है वो क्या करता है? करके सीखता है। और इसके समर्थक कौन थे? निर्मितवादी। ये लिख लेना, निर्मितवादी, निर्माणवादी, रचनावादी सब एक ही हैं, एक ही के नाम है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि कंस्ट्रक्शन करना। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेगा? बच्चा कुछ करके सीखेगा। इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? जीन प्याजे। इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे? एक तो थे जीन प्याजे और एक क्या थे? वाइगोत्स्की। अब इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम, जब भी पढ़ते हैं हम सीडीपी तो हम जीन प्याजे के सिद्धांत पढ़ते हैं और वाइगोत्स्की के सिद्धांत पढ़ते हैं। यानी कि करके सीखने पर जोर किसने दिया था? जीन प्याजे ने दिया था और वाइगोत्स्की ने दिया था। अब जीन प्याजे ने तो कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने तो कौन सी दी थी? संज्ञानवादी। इसके अंदर जब डिफरेंस पूछा जाए तो ये जो जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। दोनों ने ही किसका सिद्धांत दिया था? निर्मितवादी, निर्माणवादी। आज के दिन स्कूल में किसको मान्यता दी जाती है? ना बिहेवियरिज्म को दी जाती है, ना ह्यूमैनिटिज्म को दिया जाता है, या ना मनोविश्लेषणवाद को पढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किसको किया गया? कंस्ट्रक्टिविस्ट को, यानी कि निर्मितवादी को। स्कूल के अंदर लोगों ने, मतलब स्कूल के अंदर जो अब अध्ययन करवाया जाता है वो कहाँ जोर दिया जाता है? कि बच्चे खुद करके सीखेंगे। और इसके समर्थक कौन थे? जीन प्याजे और वाइगोत्स्की। अब जीन प्याजे और वाइगोत्स्की दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, लेकिन इन्होंने तो किस पर बात की थी? वाइगोत्स्की ने तो सामाजिकता पर बात की थी, कल्चर पर बात की थी। जबकि जीन प्याजे ने किस पर बात की थी? वो किस पर बात करते थे? संज्ञान पर करते थे। यानी कि ये तो क्या थे? संज्ञानवादी। ठीक है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है? कॉग्निटिज्म। कॉग्निटिज्म, संज्ञानवादी। और वाइगोत्स्की को क्या बोला जाता है? सोशल, यानी कि क्या बोला जाता है? समाजवादी। या फिर इन्होंने किसकी बात की थी? संस्कृति की भी बात की थी। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये क्या बोला जाता है? कॉग्निटिज्म बोला जाता है या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, ये इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कि जो लोगों के अपने जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, यानी कि व्यक्तिगत अनुभव जो बच्चे के अंदर आते हैं, व्यक्ति अपना खुद से करके सीखता है, उसके ऊपर वो अपने ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि किससे सीखता है बच्चा? जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। किससे सीखता है बच्चा? पास्ट एक्सपीरियंसेस से बच्चा क्या करता है? एक्सपीरियंसेस से बच्चा क्या करता है? लर्निंग करता है, या क्या करता है? अधिगम करता है। अब पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या होंगे? जो पहले के उनके क्या होंगे? अनुभव।
यानी कि बच्चा अपने अनुभव से सीखता है। अब ये बात तुम्हें याद होगी जो कॉग्निटिज्म थ्योरी पढ़ाई थी या कॉग्निटिज्म में तुमने पढ़ा होगा कि सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, अपना ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। सबसे पहले कॉग्निटिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, ज्ञान को पढ़ते हैं। किसको पढ़ा जाता है, ज्ञान को पढ़ा जाता है और संज्ञान को पढ़ा जाता है। अब ज्ञान तो क्या कहता है, ज्ञान तो क्या कहता है, जो हमारी नॉलेज है। अब नॉलेज किससे लेगा बच्चा, अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है, नाक कान त्वचा, नाक कान आइज त्वचा और जीभ से लेता है। और संज्ञान क्या करता है, जितना नॉलेज से सीखा उसको अपना फील्ड के अंदर, अपने लाइफ के अंदर उसको उपयोग में लेकर आना, उसको क्या कहा जाता है, संज्ञान में। और ज्ञान संज्ञान कॉग्निटिज्म, इसकी बात किसने की थी, जीन प्याजे ने। जीन प्याजे क्या थे, एक संज्ञानवादी थे, और वाइगोत्स्की क्या थे, सामाजिक समाजवादी। वो कहते हैं समाज से सीखता है। और दोनों ही क्या थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि दोनों ही क्या थे, निर्मितवादी। यहां तक किसी को दिक्कत। यानी कि सबसे पहले अगर मैं रिपीट मोड में करवाऊं तो सबसे पहले हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि ये क्या था, आत्मा का अध्ययन था। फिर क्या था, मन का अध्ययन था। फिर क्या था, चेतना का अध्ययन था। और फिर क्या था, व्यवहारवाद का अध्ययन था, वाद का अध्ययन था। अब ये बात कौन कहते थे, अरस्तु कहते थे। ठीक है, फिर ये मन वाली बात कौन कहते थे, पेम्पोनोजी। फिर ये कौन कहते थे, विलियम वुंट कहते थे, विलियम जेम्स कहते थे। विलियम वुंट या विलियम जेम्स या वाइव्स या शैली। ठीक है, और व्यवहारवाद की बात किसने की थी, जेबी वॉटसन ने की थी, जेबी वॉटसन ने की थी। ठीक है, फिर उसके बाद उसके बाद क्या पढ़ा हमने, फर्स्ट वेव थ्योरी। ये कौन से थे, व्यवहारवादी, जिसमें जेबी वॉटसन सबसे पहले आते हैं। फिर सेकंड वेव किसने दी थी, मनोविश्लेषणवादी, जिसको क्या बोला जाता है, साइको एनालिस्ट। साइको एनालिस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, मनोविश्लेषणवादी। थर्ड क्या बोला जाता है, थर्ड वेव किसने दी थी, थर्ड वेव क्या थी, ह्यूमनिस्ट, जिसको बोला जाता है मानवतावादी। ठीक है, क्या बोला जाता है, मानवतावादी। अगर इनके मनोवैज्ञानिक लिखूं तो यहां पर तो कौन है, जेबी वॉटसन। यहां कौन है, सिगमंड फ्राइड। और थर्ड कौन है, अब्राहम मैस्लो। उसके बाद कौन आए थे, निर्मितवादी, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्टिविस्ट में फिर कौन आए थे, दो आए थे। एक तो कौन थे, जीन प्याजे, और दूसरे कौन आए थे, वाइगोत्स्की। दोनों से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब जीन प्याजे तो क्या थे, इन्होंने तो किसका अध्ययन किया था, ये यहाँ पर तो दोनों ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। स्कूल में किसको अपनाया जाता है, निर्मितवादी को अपनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जीन प्याजे ने तो किसकी बात की थी, कॉग्निटिव थ्योरी। और इन्होंने किसकी बात की थी, सोशल। तो इनको तो क्या बोल देंगे, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट, और इसको क्या बोला जाएगा, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि संज्ञानवादी। हिंदी में बात करूं तो इनको क्या बोला जाएगा, संज्ञानवादी, और इनको क्या बोला जाएगा, संज्ञानवादी, और इनको क्या बोला जाएगा, समाजवादी।
ये क्या था, हमारी हिस्ट्री थी। अब इसके बाद कुछ ईयर्स हैं जो हमारी मनोविज्ञान को पढ़ते टाइम हमें वो पढ़ना जरूरी है, वहां से काफी बार क्वेश्चन निकल कर आते हैं। और सबसे पहला ईयर क्या था, 1879। इससे पहले मैंने एक बुक लिखवाई थी, एक ही बुक लिखवाई अभी तक, और वो क्या थी, आउटलाइन, क्या थी वो, मैकडूगल की बुक थी जो आउटलाइन साइकोलॉजी। और आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतन शब्द को क्या बताया गया था, बुरा बताया गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और जो ईयर्स है, यानी कि इम्पोर्टेंट ईयर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ईयर में सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है, 1879, यानी कि 19वीं शताब्दी आ चुकी थी, और 19वीं शताब्दी में सबसे पहला ईयर क्या पढ़ते हैं, 1879। अब 1879 में क्या हुआ था, एक पहली लैब खोली गई थी, फर्स्ट लैब। देखो एक्सपेरिमेंट तो पहले भी हो रहे थे, लैब के अंदर पहली बार एक्सपेरिमेंट किए गए थे, यानी कि प्रयोगशाला खोली गई थी। एक्सपेरिमेंट पहले से भी चलते आ रहे थे, ये मत समझना कि पहला एक्सपेरिमेंट इस लैब में हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट पहले भी चल रहे थे। यानी कि हम क्या कहेंगे कि 1879 में पहली लैब खोली गई थी, और उसके अंदर क्या किए गए थे, मनोविज्ञान के ऊपर प्रयोग किए गए थे। और उस लैब को खोलने वाले कौन थे, उस लैब को खोलने वाले कौन थे, विलियम वुंट, यानी कि कौन थे, विलियम वुंट। अब हमने विलियम वुंट पहले भी पढ़ा है, जो किसकी बात करते थे, चेतना के अध्ययन की बात करते थे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट। यानी कि 1879 में फर्स्ट लैब खोलेगी। अब जब हमने बात की थी कि चेतना का अध्ययन, तो चेतना का अध्ययन कब बात की गई थी, 19वीं शताब्दी में बात की गई थी, क्योंकि 16वीं शताब्दी से पहले तो उसको दर्शन शास्त्र का पाठ माना जाता था। 16वीं शताब्दी में फिर उसको क्या माना गया था, आत्मा का अध्ययन कर रहे थे। 17वीं में क्या कर रहे थे, मन का अध्ययन कर रहे थे। 18वीं में हमने कुछ नहीं पढ़ा, और 19वीं शताब्दी में हमने क्या कहा था कि चेतना का अध्ययन। और 19वीं जो शताब्दी होगी वो कब से शुरू होगी, 1801 से स्टार्ट होकर 1899 तक। यानी कि ये शताब्दियों का तुम्हें पता होगा, जो मैं बोल रही हूँ 19वीं, अब ये 19वीं कब से शुरू हुई होगी, 1801 से स्टार्ट हुई होगी, और फिर कब खत्म हुई होगी, 1899 आ गया, और फिर उसका क्या आ गया, 31 दिसंबर, उसका क्या आ गया, 31 दिसंबर, तब जाकर हमारी क्या खत्म हुई होगी, 19वीं शताब्दी खत्म हुई होगी। तो ये कब की बात कर रहे हैं, 1879, यानी कि इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या कहेंगे, 19वीं। ठीक है, उसमें पहली लैब खोली गई, और वो लैब को खोलने वाले कौन थे, वो लैब को खोलने वाले विलियम वुंट। इंपॉर्टेंट नाम है, हिंदी में लिख रही हूं इसलिए, विलियम वुंट। यानी कि प्रयोगशाला के जनक किसको कहा जाएगा, पहली प्रयोगशाला, प्रयोग पहले भी हो रहे थे लेकिन पहली प्रयोगशाला, यानी कि हम क्या कहेंगे, फादर ऑफ, पहली प्रयोगशाला खोली इन्होंने, तो उसके अंदर काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब एक फादर और लिखवाए थे, व्यवहारवाद के फादर। व्यवहारवाद के फादर किसको कहा जाता है, जेबी वॉटसन को कहा जाता है। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है, विलियम वुंट, विलियम वुंट को कहा जाता है। अगला ईयर कौन सा याद रखना है आपको, 1890। अब 1890 में क्या हुआ था, ये तो विलियम वुंट थे, और दूसरे लिखवा रही हूं विलियम जेम्स, जिन्होंने क्या लिखी थी, पहली बुक लिखी थी साइकोलॉजी के ऊपर, यानी कि फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी थी। पहली टेक्स्ट बुक किसने लिखी थी, विलियम जेम्स ने। ठीक है, अब जब इसको चेतना शब्द को नकारा गया था, चेतना शब्द को कब नकारा गया था, 19वीं शताब्दी में नकारा गया था, और 20वीं शताब्दी में हमने क्या माना गया था, व्यवहारवाद को माना गया था, यानी कि चेतना को नकार दिया था, और व्यवहारवाद को माना गया था 20वीं शताब्दी में। बट अभी किसकी बात कर रहे हैं हम, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, और 19वीं शताब्दी में ही कौन थे, 19वीं शताब्दी में किसका अध्ययन किया जा रहा था, चेतना का। अब जब चेतना का अध्ययन किया गया, तब उस टाइम पर कौन निकल कर आए थे, ये विलियम जेम्स और विलियम वुंट। विलियम वुंट ने तो क्या किया, पहली प्रयोगशाला खोली, और उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। जो विलियम जेम्स थे ये यूएसए के थे,
और इन्होंने पहली टेक्स्ट बुक लिखी और उस टेक्स्ट बुक का नाम क्या था? उस टेक्स्ट बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अब उसी टाइम पर 19वीं शताब्दी में ही मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द कहा था, यानी कि उसी टाइम ड्यूरेशन में क्या लिखी गई होगी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक तो किसकी है? प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लेना, प्रिंसिपल ये सिद्धांत वाला है, प्रिंसिपल वो स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल। यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसको सिद्धांत, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन जितने भी बुक्स होती हैं उनका नाम हम हिंदी में याद नहीं करते हैं, उन बुक्स को हम इंग्लिश में ही याद करते हैं। वैसे तो इसकी हिंदी बनाओगे तो क्या कहोगे? मनोविज्ञान का सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत टेक्स्ट बुक लिखने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स थे। और ये कहाँ के थे? ये यूएसए के थे, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इसी टाइम ड्यूरेशन में एक बुक और लिखी थी हमने, मैकडूगल, जिस बुक का नाम क्या था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी तो किसकी बुक थी? मैकडूगल की, जिसमें क्या लिखा गया था? चेतना को बुरा बताया गया था, चेतना को बुरा बताया गया था। और यूएसए के जो एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, जिनकी बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। दोनों बात आपको याद रखनी है। एक फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी और लिख लो नरेंद्र नाथ, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ये तो क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अब मैं पूछूं कि फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, यानी कि यहां पर काम किसने किया था? नरेंद्र नाथ सेन। इंडिया के अंदर फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन थे? नरेंद्र नाथ। और फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन थे? विलियम वुंड, जिन्होंने क्या किया था? पहली प्रयोगशाला खोली थी। पहली प्रयोगशाला का ईयर पूछ लिया जाता है 1879। पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली थी? ये कहाँ का शहर था? जर्मनी का। और शहर का नाम क्या था? लिपजिंग, लिपजिंग। साफ साफ लिख लो, शहर का नाम क्या था? लिपजिंग। कहाँ का शहर था ये? जर्मनी का। जर्मनी का एक शहर था जिसके अंदर उन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी। और वो कौन थे? विलियम वुंड, ठीक है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? नरेंद्र नाथ सेन को, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी वेव थ्योरी दी थी वो कौन थे? मनोविश्लेषणवाद। अब मनोविश्लेषणवाद किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, जिसने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, चेतन, अचेतन और अचेतन। यानी कि 19, ये कब आएंगे? 1900 में, ठीक है। अब 1900 में कौन आते हैं? 1900 में कौन आते हैं? सिगमंड फ्राइड। और ये क्या थे? मनोविश्लेषणवादी, क्योंकि व्यवहारवाद के ऊपर तो काम कर ही रहे थे ऊपर। और उसके बाद कौन आते हैं? मनोविश्लेषणवादी, जिनको क्या बोला जाता है? सेकंड वेव थ्योरी देने वाले, ठीक है। सेकंड वेव थ्योरी या सेकंड फोर्थ साइकोलॉजी में किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और जो क्या थे? मनोविश्लेषणवादी। अब पहला नोबेल प्राइज साइकोलॉजी में किसको मिला? एक क्वेश्चन बनकर आता है, फर्स्ट नोबेल प्राइज। फर्स्ट नोबेल प्राइज कब मिला? 1904 में। 1904 में क्या मिला? पहला नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज। फर्स्ट नोबेल प्राइज साइकोलॉजी के अंदर किसको दिया गया था? किसको मिला था? पावलोव को। किसको मिला था? पावलोव। अब ये पावलोव कौन थे? व्यवहारवादी। ये पावलोव कौन थे? व्यवहारवादी थे, जिन्होंने कुत्ते और घंटी पर प्रयोग किए थे। कुत्ते और घंटी पर, पहले घंटी बजाई,
फिर साथ साथ में खाना आता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, मतलब खाने को देखकर। फिर जैसे ही घंटी बजाते कुत्ते के मुंह में ऑटोमेटिक लार आने लग जाती थी। फिर घंटी और खाना एक साथ लाया गया, मतलब पहले वो खाना और घंटी अलग अलग था, फिर खाना और घंटी को एक साथ लाया गया। फिर अकेली घंटी बजाई, जब अकेली घंटी बजाई तो ऑटोमेटिक उनके मुंह में से ऐसे समझ कर कि भोजन आने वाला है, लार आने लग जाती थी। ये व्यवहारवादी थे, पशुओं पर एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जो पावलोव थे, इन्होंने संबंधवाद का वो दिया था, सिद्धांत दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। कुत्ते और घंटी का संबंध बताकर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो जितने भी व्यवहारवादी थे, इनके एक्सपेरिमेंट किस पे होते थे? पशुओं पर होते थे। जो अधिगम प्रोसेस पढ़ेंगे हम, अधिगम लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर पावलोव का सिद्धांत आता है। ठीक है। फिर उसके बाद 1905, अभी कहां से चले थे? 1879 में चले थे। फिर 1879 के बाद क्या पढ़ा था हमने? 1890 पढ़ा था। 1879, फिर 1890, फिर 1900, फिर 1904 में क्या हुआ था? पहला नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद बुद्धि का परीक्षण किया गया था 1905 में। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था? 1905 में बिने ने किया था। यानी कि बुद्धि का पहला परीक्षण कब किया गया था? 1905 में। और किसने किया था? बिने ने किया था। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम थोड़ा सा एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी के तो बहुत सारे पार्ट होंगे। ठीक है। तो मनोविज्ञान के बहुत सारे पार्ट हैं, और मनोविज्ञान के बहुत सारे पार्टों में हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। यानी कि बहुत सारे पार्ट्स में मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? बाल मनोविज्ञान पढ़ते हैं, किशोर मनोविज्ञान पढ़ते हैं, उसके बाद औद्योगिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पढ़ते हैं, और सामान्य मनोविज्ञान। यानी कि मैं बात करूं मनोविज्ञान की, अब मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं हम? औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। ऐसे बहुत सारे मनोविज्ञान की ब्रांचेज है। अब बहुत सारे ब्रांचेज में हम अभी थोड़ा सा अध्ययन इसका कर लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, यानी किसी को क्या बोला जाता है? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहले किसका नाम निकल कर आता है? जेबी वॉटसन का। जो व्यवहारवादी थे जेबी वॉटसन, उन्हीं का नाम निकल कर आता है शिक्षा मनोविज्ञान में, और उन्हीं को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। यानी कि एजुकेशन, अब किसका अध्ययन कर रहे हैं हमने पढ़ा मनोविज्ञान में बहुत सारे मनोविज्ञान की ब्रांचेज होती हैं। औद्योगिक हो गया, बाल मनोविज्ञान हो गया, किशोर मनोविज्ञान हो गया। अभी क्या देख रहे हैं हम? शिक्षा मनोविज्ञान। हमारा टॉपिक तो क्या रहेगा? सीडीपी के अंदर क्या पढ़ेंगे? बाल मनोविज्ञान। लेकिन अभी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर सबसे ज्यादा काम किसने किया था? जेबी वॉटसन ने। जेबी वॉटसन, यानी कि पूछा जाए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो क्या कहोगे? जेबी वॉटसन। फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी किसको बोला गया था? नरेंद्र नाथ सेन को बोला गया था। ठीक है। फादर ऑफ और क्या था? किसका फादर था? फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहां गए वो? यहां थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको बोला गया था? जिन्होंने लैब के बारे में बताया, मतलब लैब को स्टार्ट किया था, वो कौन थे? विलियम वुंड। और फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी कौन थे? नरेंद्र नाथ। अब बात करूं कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है? जेबी वॉटसन। अब जेबी वॉटसन तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, लेकिन जेबी वॉटसन का एक स्टूडेंट था,
और जिसने बहुत सारे प्रयोग किस पर किए थे, जानवरों पर किए थे। और जानवरों पर प्रयोग करते करते उन्होंने अप्लाई करना किस पर शुरू कर दिया था, ह्यूमन पर अप्लाई, क्योंकि जानवरों के अंदर एजुकेशन थोड़ी होगी। एजुकेशन किस में होगी, एजुकेशन किस में होगी, एजुकेशन तो किसके अंदर होगी, ह्यूमन के अंदर। और ये जेबी वॉटसन ये क्या थे, व्यवहारवादी थे, तो एक्सपेरिमेंट भी किस पर करते थे, जानवरों पर करते थे। यानी कि जो ये थे जेबी वॉटसन का, जेबी वॉटसन इनका एक क्या था, स्टूडेंट। और स्टूडेंट किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट किस पर कर रहा था, एनिमल्स पर। एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई किसके ऊपर कर दिया, ह्यूमन पर। यानी कि एक्सपेरिमेंट तो किस पर चल रहे थे, एनिमल्स पर चल रहे थे। व्यवहारवादी सारे एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर करते थे, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई किस पर कर दिया, ह्यूमन पर कर दिया। और वहीं से फिर हमारे पास क्या निकल कर आने लगी थी, हम किसकी बात करने लगे थे, एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करने लगे थे। अब एक गलती हो गई यहाँ पर, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ये नहीं है जेबी वॉटसन, ये है जो इनका स्टूडेंट था। अब इनके स्टूडेंट ने ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया, तो वो कौन थे, थॉर्नडाइक। कौन थे, थॉर्नडाइक। और इन्हीं को क्या कहा जाता है, ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से उन्होंने क्या देखा, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखा। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में देखा तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। और ये कौन थे, E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, शिक्षा एजुकेशन को दिया था। यानी कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। बाद में चलकर इनकी बात को मान्यता नहीं दी गई थी, क्योंकि ये क्या थे, व्यवहारवादी थे। और ये किस तरह की एजुकेशन पर बात करते थे, पुनर्बलन पर बात करते थे, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। यानी कि इन्होंने 3 नियम दिए थे, 3 रूल्स दिए थे। और रूल्स में क्या था, इन्होंने तत्परता का नियम दिया था कि बच्चा कितना सीखने के लिए तत्पर रहता है। फिर इन्होंने क्या कहा था, अभ्यास का नियम। और फिर इन्होंने क्या क्या था, प्रयोग का नियम। यानी कि किसी चीज को रट्टा मारना, पहले बच्चा उसको सीखने के लिए तैयार करे। वो कहते हैं ना कि घोड़े को पानी तक लेकर आए, वो हमारी मर्जी थी, पानी पिएगा या नहीं पिएगा ये उस घोड़े की मर्जी थी। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं साइकोलॉजी के अंदर, पेपर के अंदर, कि घोड़े को पानी तक लाना और पानी वहां आकर घोड़े का पानी न पीना, ये कौन सा रूल था, तो ये क्या था, तत्परता का नियम। यानी कि घोड़े को तो हम अपनी मर्जी से ले आए। थॉर्नडाइक ने कहा कि बच्चा सीखने के लिए अग्रसर होगा तभी वो सीखेगा, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। फिर अभ्यास का नियम, यानी कि वो 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यानी कि पुनर्बलन देना। फिर उसके बाद उन चीजों को प्रयोग में लाना। ये सारी बात शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत सारा काम किया। ये जो E.L. थॉर्नडाइक है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा काम किया, इसीलिए इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको जो इन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए थे, यानी कि जो स्कूल के अंदर जो इस्टेब्लिश करने लगे, लैब, इन्होंने बहुत सारी लैब बनाई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, ये बहुत काम किया इन्होंने। लेकिन फिर भी फाइनली जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन के अंदर किसको माना गया था, जॉन डेवी को। क्योंकि जॉन डेवी ने क्या किया, स्कूल के अंदर लैब बनवाई, स्कूल के अंदर लैब बनवाई, और लैब के अंदर क्या हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। तो जो आज की स्कूल एजुकेशन है, जो स्कूल में हमें क्या मिलता है, हमें स्कूल में क्या मिलता है, होमवर्क मिलता है, ठीक है। और क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। और क्या मिलता है, रिवार्ड मिलता है। ये होमवर्क दिलवाने वाले, पनिशमेंट दिलवाने वाले, रिवार्ड दिलवाने वाले, ये तो सारे के सारे काम किसने किए थे, थॉर्नडाइक ने। यानी कि स्कूल में जो हमें कोई भी चीज की पनिशमेंट मिलती है या रिवार्ड मिलता है या फिर कोई भी होमवर्क मिलता है, इन सब का इस सब में रोल तो किसका था, थॉर्नडाइक का था। लेकिन फाइनली स्कूल एजुकेशन के अंदर कौन से फिलोसफर को मान्यता दी गई थी, वो कौन थे, जॉन डेवी। वो कहते हैं कि बच्चे का जब मन करेगा तब वो सीखेगा, वो किसी काम को करके सीखेगा। बच्चे के ऊपर पनिशमेंट करके, उनको रिवार्ड देकर थोड़े टाइम तक एजुकेशन या लर्निंग प्रोसेस को कामयाब किया जा सकता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी देने के लिए हम किसी को पनिशमेंट और रिवार्ड ऐसे रूल्स नहीं लगा सकते हैं।
यानी कि बच्चा कब सीखेगा, जॉन डेवी ने क्या कहा, डीवी ने क्या कहा कि बच्चा किससे सीखता है, करके सीखता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जॉन डेवी ने क्या दिया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जो आज का स्कूल एजुकेशन है वो किसके एक्सपेरिमेंट पर चलता है, वो किसके अध्ययन पर चलता है, जॉन डेवी। आज के एजुकेशन में किसको माना जाता है, जॉन डेवी को, जिन्होंने क्या कहा कि बच्चा कैसे सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सीखेगा या फिर किससे सीखेगा, प्रोजेक्ट मेथड से। प्रोजेक्ट मेथड से एक बच्चा अधिगम करेगा, एक बच्चा सीखेगा। बच्चा किससे सीखता है, प्रोजेक्ट मेथड से सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से सीखता है। ठीक है, और क्या था ऊपर वाला जो लेक्चर मेथड था वो किनका था, थॉर्नडाइक का। यानी कि टीचर आया क्लास में, टीचर ने लेक्चर दे दिया, बच्चे ने सुन लिया, उससे बच्चा नहीं सीखेगा। लेक्चर मेथड को कौन देने वाले थे, थॉर्नडाइक। स्कूल में होमवर्क देने वाले कौन थे, थॉर्नडाइक। पनिशमेंट से सिखाने वाले थॉर्नडाइक, रिवॉर्ड से सिखाने वाले थॉर्नडाइक। हालांकि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान पर बहुत सारा काम किया। जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जो जेबी वॉटसन का स्टूडेंट था, इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट कुत्ते बिल्लियों पर किए, जानवरों पर किए, और उनको अप्लाई किस पर किया था, ह्यूमन पे किया था। इसीलिए उनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी माना जाता है। लेकिन बाद में उनका जो तरीका था उसको नकार दिया गया, और आज के दिन कौन सा तरीका माना जाता है, जो जॉन डेवी ने दिया था, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया। उनके मेथड का क्या नाम था, लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड। इस मेथड को क्या कर दिया गया था, जॉन डेवी ने नकार दिया गया था। ठीक है, और ये क्या है, हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, यानी कि मनोविज्ञान का क्या है, ये इतिहास है। ठीक है, प्लेटो, अरस्तु, ये सब क्या थे, हमारे दर्शन शास्त्र को मानते थे। दर्शन शास्त्र से इन्होंने क्या किया था, मनोविज्ञान को अलग किया था, और मनोविज्ञान को अलग करके इन्होंने क्या किया था, आत्मा का अध्ययन किया था। देखो फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट स्लाइड में हमने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हिस्ट्री को किससे अलग किया गया था, इसको साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया था, दर्शन शास्त्र से। चाहे मैथ हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं वो सब के सब किससे आए हैं, फिलॉसफी से। वो फिलॉसफी से अलग हुए। तो दर्शन शास्त्र का ये पार्ट रहा 16वीं शताब्दी तक। इसको इस दर्शन शास्त्र के साथ पढ़ने वाले कौन थे, प्लेटो और अरस्तु। जब 16वीं शताब्दी में आई तो दर्शन शास्त्र से इसको अलग कर दिया गया, और उसके बाद हमने आत्मा को अध्ययन किया। फिर इटली के जो पेम्पनोजी थे उन्होंने कहा कि मन का अध्ययन करेंगे। फिर विलियम वुंट और विलियम जेम्स आए, इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी विलियम वुंट ने, और इनको ही क्या माना जाता है, विलियम वुंट ने एक प्रयोगशाला खोली थी, और इन्होंने क्या कहा था, चेतना का अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद क्या आ गए थे, व्यवहारवादी आ गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड स्लाइड में फिर वही आत्मा का अध्ययन कब तक था, 16वीं तक। 17वीं में मन का अध्ययन, 19वीं में चेतना का अध्ययन, और 20वीं में व्यवहारवाद का अध्ययन। और मैकडूगल ने क्या कहा था, उनकी बुक थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें चेतना शब्द को बुरा माना गया था। व्यवहारवाद के जनक कौन थे, जेबी वॉटसन। फिर थर्ड में था डेफिनेशन। साइकोलॉजी की डेफिनेशन में कौन से 2 वर्ड का होना जरूरी है, 3 वर्ड का। एक तो साइंटिफिक स्टडी थी, यानी कि एक्सपेरिमेंट किए गए थे। किस पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, व्यवहारवाद पर किए गए थे, और किस पर किए गए थे, मन की क्रियाओं पर किए गए थे। फिर उसके बाद ये निर्मितवादी आए। जो फर्स्ट थ्योरी थी व्यवहारवादी थी, दूसरी क्या थी, मनोविश्लेषणवादी, तीसरी थी मानवतावादी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टिविस्ट आए थे, निर्मितवादी, जिसमें थे जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, और वाइगोत्स्की कौन थे, समाजवादी थे। फिर उसके बाद ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। फिर उसके बाद कुछ हमारी हिस्ट्री के अंदर कुछ डेट याद करते हैं। 1879 में क्या था, विलियम वुंट था, जिन्होंने प्रयोगशाला खोली थी, और जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। फिर सेकंड थे 1900 में विलियम जेम्स, जिन्होंने एक बुक लिखी थी,
और बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। फिर उसके बाद 1900 में सिगमंड फ्राइड आए जिन्होंने सेकंड वेव थ्योरी दी थी, मनोविश्लेषणवादी। 1904 में क्या थे, पावलोव थे जिनको फर्स्ट प्राइज मिला था। 1905 में क्या किया गया था, विनय परीक्षण किया गया था, यानी कि इंटेलिजेंसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। फिर हमने पढ़ी एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी से पहले क्या था, व्यवहारवाद था। व्यवहारवाद के जनक थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन के एक स्टूडेंट आए, स्टूडेंट का नाम था थॉर्नडाइक। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे, पशुओं पर, और पशुओं वालों को अप्लाई किस पर किया गया था, मानव पर किया गया था। और वहीं से हमारे पास क्या आई थी, एजुकेशन साइकोलॉजी आई थी। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर जो थॉर्नडाइक थे इनके हिसाब से हमें होमवर्क, पनिशमेंट, पुनर्बलन, दंड ये सब मिलता था। उसके बाद जो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर किसको मान्यता दी गई थी, जॉन डीवी को मान्यता दी गई थी। जॉन डीवी ने क्या कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से बच्चा अधिगम करता है या फिर प्रोजेक्ट बनाता है, वो खुद कुछ करके सीखता है। जबकि थॉर्नडाइक थे वो किसको मान्यता देते थे, लेक्चर मेथड को देते थे। क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।